हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 6.1। सो क्वेश्चन नंबर 6.1 आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए, द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें नंबर ए देखिए, ए वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। मतलब जो है यहाँ पर सपोज ये बकेट, इस बकेट को कोई आदमी ऊपर की तरफ खींच रहा है ना, तो वो आदमी जो फोर्स लगा रहा है, मैन जो फोर्स लगा रहा है, उससे वर्क डन कितना होगा। सपोज द मैन इज हियर, है ना, ये आदमी यहाँ पर है और ये फोर्स लगा के ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, वो अपर डायरेक्शन में, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी डायरेक्शन में है, अपर डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय अ मैन कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला F बार डॉट D बार। तो ये W इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा FD cos थीटा। Here थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर W कैन बी रिटन हियर एज FD cos 0, और cos 0 हमारे पास 1 होता है, तो ये वर्क डन हमको कैसे मिलेगा, का पॉजिटिव मिलेगा। दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। फिर उसके बाद देखिए वो हम लोगों ने कौन सा फोर्स गिना, जो आदमी ने उसको मैन ने अप्लाई किया। फिर भी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबाउट केस। इसी केस में अगर हम लोग जो है वर्क डन गिनेंगे बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उस बकेट का डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, अपर डायरेक्शन में। यहाँ पर इसी केस की बात, अब इसी केस के अंदर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और अपर डायरेक्शन में उसको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FD cos 180। अब 180 क्या होता है आपके पास, देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल विल बी इक्वल टू 180, है ना। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में और फोर्स ये डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का आपके पास 80 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास, FD into -1। सो W is equal to we can say -FD। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर C को देखिए। क्वेश्चन नंबर C says work done by the friction on a body sliding down an inclined plane। तो चलिए हमारे पास ये एक inclined plane है, इस inclined plane पे बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन, बॉडी जो है वो नीचे की तरफ चल रही है। अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स तो ऑलवेज अगेंस्ट द मोशन होगा, तो ये आपके पास फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स से यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू F बार डॉट D बार। सो W इज इक्वल टू FD cos थीटा। अब उसका डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऑपोजिट टू द मोशन, तो ये दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा बेटा, 180 का। तो ये वाला आपके पास जो हो गया cos 180 will be equal to we can say -1, so answer would be equal to we can say how much, it is going to be -FD। फिर उसके बाद देखिए D को देखिए, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर हमको D क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर रफ सरफेस है, और रफ सरफेस पे हम लोग जो है यहाँ पर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, है ना, ये सरफेस रफ है। अब रफ सरफेस पे अगर हमको फोर्स अप्लाई करना है, तो दैट मस्ट बी मिनिमम दैट मस्ट बी इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स। अब इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये वाला हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा cos FD ये डायरेक्शन में, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास -FD। ये वाला हमारे पास वर्क डन हो जाएगा, तो D विल बी इक्वल टू -FD। फिर उसके बाद E को देखिए, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एन एयर वाइब्रेटिंग on a vibrating pendulum in bringing it to rest।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग ई के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऐसे मोशन कर रहा है ना, ये ऐसे जाएगा वापस आएगा, ऐसे जाएगा वापस आएगा, तो एयर का रेजिस्टेंस उसको कैसे लगेगा, ऑलवेज ऑपोजिट टू इट्स मोशन, है ना। ये ऑसिलेशन जो है ना, ये उसका डैम्पिंग होगा, वो कम हो जाएगा, उसका डैम्पिंग होगा, कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर। तो ये वाला जो है एयर का रेसिस्टिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में वो जाएगा ना ये पेंडुलम, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल बनेगा, 180। तो ये वाला हो जाएगा FRD इंटू cos 180, cos 180 इज इक्वल टू -1। तो ये वाला कितना हो गया आपके पास, W इज इक्वल टू वी कैन से -FRD। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 6.1 हमारा खत्म हुआ। अब 6.2 को देखिए। 6.2, a body of mass 2 kilogram initially at rest moves under the friction of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of friction 0.1. Work done by the applied force in 10 seconds, work done by the friction in 10 seconds, work done by the net force in 10 seconds, and change in kinetic energy of the body in 10 seconds. तो देखिए बेटा बढ़िया से जो है इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6.2 को मैंने तो पढ़ लिया, आप भी पढ़ लीजिए, ताकि जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो आपको वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को पढ़िए। आपका ये पेज नंबर होगा 134 को 4 पेज पर आप इसको इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 6.2 क्या कह रहा है, तो 6.2 says that a body of mass 2 किलोग्राम, यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी का मास अगर हम लोग देखेंगे ना तो मास इज इक्वल टू वी कैन से 2 किलोग्राम इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज ऑफ 7 न्यूटन ऑन अ टेबल विद कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये है आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज इक्वल टू 0.1, है ना। तो सबसे पहले तो अप्लाइड वर्क अप्लाइड बाय द फोर्स इन 10 सेकंड, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। चलिए तो हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पर कि हम लोग जो है पहले क्या ढूंढते हैं कि ये फोर्स जो हमने 7 न्यूटन का अप्लाई किया ना, इससे कितना वर्क डन होगा, इससे कितना वर्क डन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा दैट वी विल फाइंड आउट। हम लोग क्या करेंगे पहले यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को उन लोगों ने अच्छी तरीके से कहा है कि यहाँ पर जो है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में कितना फोर्स अप्लाइड फोर्स होगा आपके पास 7 न्यूटन होगा। तो F is equal to we can say m into a, तो acceleration will be equal to F by m। तो acceleration is 7/2, तो it is going to be 3.5 meter per second square। ये acceleration हो गया by applied force, है ना। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट will be equal to ut plus 1/2 at square। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 इंटू अगर हम लोग 10 लिखेंगे, क्योंकि t इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, प्लस 1/2 यहाँ पर 3.5 इंटू वी कैन से 10 का स्क्वायर अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 1.2 इंटू 3.5 इंटू वी कैन से 100। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन हियर इज, देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 50 और ये 35 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा 35 इंटू वी कैन से 5। तो ये वाला कितना हो गया हमारे पास 5 ऐसा 25 2 यहाँ पर 5 3 और ये 2 7 175 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डी। तो F इंटू डी ये क्या हो गया, तो F बार जो है हमारे पास ये FD cos 0 हो गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में हमको यहाँ पर मिलेगा। तो F हमारे पास 7 हो गया, D जो है हमारे पास अभी हम लोगों ने ढूंढा 175 और ये वाला हो गया 1। ये मैं इतना कैलकुलेट कर लूँ जो आए
इतना जो आपका आंसर रहेगा। ओके, सो राइट इट डाउन, इसको भी आप नोट बनाइए। अब देखिए इस केस के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं गिनाया है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इफ नो फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड, है ना, इसको हमको लिखना पड़ेगा नो फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड। लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं, भले ही 7 न्यूटन लेकिन फ्रिक्शन को कंसिडर करके करो, तो हम लोगों को ये क्वेश्चन दो तरीके से करना पड़ेगा। मतलब ये ए जो है ना, ये आपको दो तरीके से करना पड़ेगा। पहले वाला तो अगर आपने फ्रिक्शन को गिना ही नहीं, है ना, तो इफ नो फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड, कोई फ्रिक्शन आपने गिना ही नहीं, तब आपका ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग इसी क्वेश्चन ए को हम लोग दूसरा भी आंसर देंगे, इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला वाला तो अगर फ्रिक्शन नहीं गिना, है ना, सो इफ फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड, इफ फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड, तो फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है आपके पास जो फोर्स हो जाएगा, मतलब जो फोर्स आपको नेट मिलेगा, सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो हमको यहाँ पर मिलेगा F नेट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स आपको मिलेगा M, ये 7 न्यूटन आपको मिलेगा, और ये वाला हो जाएगा म्यू के इंटू एन, है ना, ये वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या F इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो ये वाला हमारे पास n जो होगा वो mg जितना ही होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर F नेट जो कितने जाएंगे ना, तो ये वाला 7, ये वाला आपके पास 0.1 और m 2 किलोग्राम और g जो है आपके पास 10, तो ये वाला कितना हो जाएगा F नेट जो है, ये वाला आपके पास हो जाएगा 7 माइनस, अगर ये 10 ले लेते तो ये वाला 2 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला F नेट विल बी इक्वल टू हाउ मच इज गोइंग टू बी, नेट फोर्स आपको कितना मिलेगा, 5 न्यूटन का नेट फोर्स मिलेगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर ए ही कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ए कर रहे हैं कि जिसके अंदर हम लोगों ने फ्रिक्शन को कंसीडर किया, पहले वाले में नहीं किया था, अब हम लोग कर रहे हैं। तो हमको नेट फोर्स तो भले ही हम लोग 7 लगा रहे हैं, लेकिन हमको नेट फोर्स कितना मिलेगा, 5 न्यूटन का मिलेगा। अब ये 5 न्यूटन का नेट फोर्स जो मिल जाएगा, इसको हम लोग एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ से इसमें एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, तो 5 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो a इज इक्वल टू वी कैन से 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा एक्सेलरेशन 2.5, पहले 3.5 आ रहा था, अब हमारे पास 2.5 इफ यू कंसीडर द फ्रिक्शन। अब हमको जो है डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, तो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, अगर ये वाला मिल गया तो d इज इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस 1/2 a की जगह पे 2.5, और यहाँ पर अगर आप 10 का स्क्वायर रखेंगे तो d विल बी इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा आपके पास कितना हो गया, ये वाला 2.5 इंटू 10, मतलब ये वाला हो गया 250 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वाला हो जाएगा 125 मीटर अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन दोगे। अब हमको वर्क डन कितना मिलेगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू F इनटू वी कैन से d। तो यहाँ पर वर्क डन हम लोगों ने, देखिए अभी हम लोग किसका ढूंढ रहे हैं, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो अगर अप्लाइड फोर्स से हम लोग गिनेंगे तो यहाँ पर हमको FA लिखना पड़ेगा, मतलब अप्लाइड फोर्स तो हमारा 7 है और इसका 125 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाला कितना मिलेगा हमको, जो आपका मल्टीप्लिकेशन आए वो आपका आंसर। तो ए में हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने दो आंसर दिए। देखिए क्योंकि क्लियर नहीं था कि वेदर टू काउंट द फ्रिक्शन और नॉट, तो पहले तो हमने बिना फ्रिक्शन गिने ही उसका अप्लाइड फोर्स से हम लोगों ने उसका वर्क डन निकाल लिया। अगर हम लोग फ्रिक्शन को गिनेंगे तो हमारे पास जो फ्रिक्शन से जो फोर्स बैलेंस करने में चला जाएगा वो 2 न्यूटन जितना फोर्स जो है 7 में से चला जाएगा, तो हमारे पास F नेट रहेगा वो सिर्फ 5 न्यूटन रहेगा, और 5 न्यूटन से हमारे पास एक्सेलरेशन जो जनरेट होगा इस बॉडी में वो 2.5 होगा, और इससे डिस्प्लेसमेंट होगा 125 मीटर का। तो वर्क अप्लाइड बाय द फोर्स, ये अप्लाइड बाय द फोर्स will be work done by the applied force will be equal to 7 into 125 न्यूटन हो गया। अब हमारे पास इसके लिए क्वेश्चन नंबर बी है। देखिए मैं बी पढ़ता हूँ और आप भी पढ़िए बी। एक बी के अंदर एक है, हम लोगों ने दो, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ना वो उसके अंदर जो है थोड़ा सा क्लियर मीनिंग नहीं दिख रहा था, तो हम लोगों ने उसके दो आंसर दिए। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकंड, तो बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास जो है फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो फ्रिक्शन फोर्स अभी हम लोगों ने गिना था 2 न्यूटन,
है ना, गिना था ना यहाँ पर किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना था 125, है ना 125। अब ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है, ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन। तो ये वाला W इज इक्वल टू, अगर आप लोग कैसे लिखोगे FF बार डॉट D बार, तो ये W इज इक्वल टू FF D cos 180 आ जाएगा। अब ये cos 180 आपके पास -1 आ जाएगा, तो ये वाला 2 इंटू वी कैन से 125 इंटू -1, तो ये वाला कितना आ जाएगा -250 जूल इज द फोर्स, सॉरी वर्क बाय द फ्रिक्शन फोर्स विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर उसके बाद नेट फोर्स से उसको कितना वर्क डन होगा, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या था, तो F नेट हम लोगों ने गिना था ना, कितना था बेटा 5 न्यूटन था। देखिए 7 न्यूटन तो आप लगा रहे, 2 न्यूटन जो इसका फ्रिक्शन में निकल जा रहा है, तो हमारे पास नेट फोर्स कितना रहेगा 5। तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स कैन बी रिटन हियर एज हियर इट इज F नेट इनटू D बार। अब नेट फोर्स आपको ये डायरेक्शन में लगेगा, 7 न्यूटन लगा रहे हो, 2 न्यूटन इसके डायरेक्शन में, तो ये वाला कितना रहेगा F net into D into we can say cos 0, तो F net 5 into D 125 और cos 0 आपके पास 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 625 जूल। तो ये 625 जूल विल बी योर आंसर। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन द बॉडी इन 10 सेकंड, तो हमको मालूम ही है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कितना चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी हमारे पास जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 625 जूल का। तो 625 जूल विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास 6.2 खत्म हो गया। अब हम लोग 6.3 पर जाते हैं। देखिए 6.3 जो है ना, ये बहुत बढ़िया जो ग्राफिकल पार्ट है आपका। तो ग्राफिकल पार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो गिवन इन फिगर 6.11 are examples of some potential energy functions in one dimensions. The total energy of the particle is indicated by the cross on a coordinate axis. In each case, specify the regions, if any, in which particle cannot be found for the given energy. Also indicate the minimum total energy of the particle that must have each case. Think of simple physical context for which this potential energy shapes are relevant. चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। तो क्वेश्चन मैंने तो पढ़ा, इसकी भी नोट बनाइए। अब क्वेश्चन जो है मैंने आपको पढ़ लिया, और आप भी पढ़िए, वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन को पढ़िए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसके अंदर पहला जो ग्राफ है ना, इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ग्राफ, तो देखिए ये वाला ग्राफ हमको दिया गया है ना, तो ये वाला ग्राफ है हमारे पास, ऐसा ग्राफ है। अब आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने Vx लिखा है, लेकिन उसको हम लोग पता है पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को या किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U कहते हैं, तो मैं यहाँ पर U लिख दूंगा V की जगह, है ना। अब यहाँ पर देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज E, है ना, और यहाँ पर आपके पास दी हुई है ये U है ना, ये वाला U, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ग्राफ क्या पॉसिबल है। क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब आप देखोगे यहाँ पर कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, यहाँ से कितनी मैकेनिकल एनर्जी, देखिए इसको, है ना, ये वाला हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, और यहाँ पर जो है आपको ये वाला आपके पास मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी ये वाला पोटेंशियल एनर्जी है, और ये वाला आपको जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दिखता है। तो देखिए E इज इक्वल टू वी कैन से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। अब E हमारे पास कितना है, E हमारे पास कितना है, और U नॉट हमारे पास कितना है। तो यहाँ पर जो है देखिए अगर ये मैं U नॉट, देखिए U नॉट की वैल्यू क्या है, इट इज ग्रेटर देन E, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो U इज ग्रेटर देन E, ये U की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है E से। तो अगर मैं U की वैल्यू ग्रेटर रखूंगा, है ना, तो इफ U इज ग्रेटर देन E, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव। ये समझ में आया आपको, समझ में आया। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर E की वैल्यू 10 है ना, तो K प्लस आपके पास 15 है ना, क्योंकि आपको कहा है ये 15 होगा ये 10 होगा, ये 15 होगा ये 10 होगा। तो अगर हम इसको इधर लेके आए
तो 10 minus 15 will be equal to 10. So kinetic energy will be equal to -5. क्या ये पॉसिबल है काइनेटिक एनर्जी किसी की भी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/2 mv²। मास कभी नेगेटिव होगा? कभी भी नहीं। अब ये वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन क्या उसका स्क्वायर नेगेटिव होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये 1/2 m और ये v², ये पूरा के पूरा जो टर्म है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर हमको काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव मिल रही है। तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला आपको लिखना होगा कि दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हियर काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये इस रीजन मतलब ये वाले रीजन में क्या कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर जो पार्टिकल कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि लेकिन यहाँ पर P A U नॉट है, तो ये इस रीजन में हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट नहीं हो सकता। उसके बाद जो है उन लोगों ने जो दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसके बाद जो दूसरा ग्राफ है उस ग्राफ को हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड ग्राफ हम लोग उसको देखते हैं कि क्या सेकंड ग्राफ में ये पॉसिबिलिटी है या नहीं कि पार्टिकल क्या उस रीजन में प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपके पास ux लिखा है और यहाँ पर आपके पास x लिखा है, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास ये ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है ना, और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी आपके पास है, ये मैकेनिकल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग U नॉट, स्टार्टिंग की पोटेंशियल एनर्जी फिर बाद में। तो यहाँ पर देख के ही हमको पता चल जाता है। देखिए यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतनी, अब उसकी ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास कितनी है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है और यहाँ से यहाँ तक की अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बनता है ना। तो ये वाला काइनेटिक एनर्जी तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अब देखिए ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव सेक्शन है, तो मतलब ये वाला आपके पास छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो ये अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे E माइनस U विल बी इक्वल टू वी कैन से तो K लेस देन आपके पास क्या आ जाएगा 0। सो इस रीजन में भी कभी भी कोई भी पार्टिकल पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पर इस तरह का ग्राफ आपको नहीं मिलेगा और यहाँ पर भी कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं हो सकता, मतलब कोई भी पार्टिकल ऐसे प्रेजेंट नहीं हो सकता कि उसके लिए आपको ये ग्राफ मिल जाए। फिर C को देखिए, अब देखिए यहाँ पर C देखिए, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा, ये वाला अगर हम देखिए यहाँ पर, तो ये वाला आपके पास मैकेनिकल एनर्जी और वापस जो है वैसे ही दिया हुआ है। और देखिए पोटेंशियल एनर्जी U नॉट, आपके टेक्स्ट बुक में V नॉट दिया है लेकिन मैं U नॉट लिखूंगा। तो ये वाला जो है अगर आप देखोगे तो ये वाला हमारे पास E आ गया और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस रीजन में, क्या इस रीजन में पार्टिकल प्रेजेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैकेनिकल एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वाला भी हमारे पास नहीं होगा। फिर D वाला देखिए, तो D वाला देखिए यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव आ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और फोर्थ वाला ग्राफ को देखिए, तो ये फोर्थ वाला ग्राफ जो है इसके बारे में हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ से ऐसे जाएगा, वैसे आएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, वापस वही का वही हम लोग जो है पूरी स्टोरी को घुमाएंगे कि देखिए यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कम है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो ये वाला ग्राफ भी, इस ग्राफ के अंदर भी, मतलब इस रीजन में कभी भी कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है पार्टिकल विल नेवर बी प्रेजेंट इन दिस रीजन। तो ये वाला हो गया हमारे पास 6.3, है ना। तो ये वाला हमारे पास 6.3 हो गया। अब 6.4 को देखिए, 6 पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, the potential energy function of a particle exhibiting a linear simple harmonic motion is given by Vx is equal to 1/2 kx square by 2, where k is force constant of the oscillator. For k is equal to 0.5 Newton per meter, the graph Vx versus x is shown in the figure. Show that the particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches to plus or minus 2। बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग
अब पहले तो पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन जो है हम लोग आगे उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। देखिए यहां पर क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे यहां तो ये वाला आपके पास आ जाएगा, देखिए यहां पर आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसे जा रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैं समझा दूं। देखिए सिंपल वे में मैं अगर आपको समझा दूं तो ये वाला आपके पास सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम यहां से यहां पर जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, यहां से यहां जाएगा, वापस आएगा, फिर यहां पर आएगा, वापस मुड़ेगा, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ये ऐसे गया, ऐसे आया, ठीक है ना। ये वाला ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट हुआ। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है अगर ऐसा एग्जीक्यूट हुआ तो आप देखोगे यहां पर जाके वो सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है ना वो रुक जाएगा, लेकिन इतनी जो है हाइट को अटेन करेगा, इतनी हाइट को अटेन करेगा तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसकी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपके पास जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रुक जाता है। अगेन ये बॉब जो है यहाँ से यहाँ पर गया, तो अगर इस मीन पोजीशन से यहाँ पर गया तो यहाँ पर जाने के बाद उसकी हाइट बढ़ी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी, यहाँ उसकी मैक्सिमम हाइट को अटेन करता है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वापस नीचे की तरफ आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना उसकी वो मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। देखिए वही दिया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, फिर काइनेटिक यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो और फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, है ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब देखिए मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन लोगे ना तो इसके वाला ग्राफ आपको दिखेगा यहाँ पर अगले चैप्टर जो आएगा, चैप्टर नंबर 14 में, कि ये वाला काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा, ये ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी, तो ये वाला ग्राफ आपको काइनेटिक एनर्जी का मिलेगा, ये वाला ग्राफ आपको पोटेंशियल एनर्जी का मिलेगा। क्या मतलब हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जीरो। हाँ, तो ये वाला जो है आप पढ़ोगे वैसे चैप्टर नंबर 14 में, लेकिन हमको यहाँ पर क्या कहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द पार्टिकल executing linear simple harmonic motion is given by ux is equal to, आपकी टेक्स्ट बुक में vx लिखा है लेकिन मैं उसको ux लिखूंगा 1/2 kx square where k is 0.5, है ना। तो यहाँ पर शो दैट द पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल। अब देखिए टोटल एनर्जी हमारे पास कितने होगी इसके पास, तो टोटल एनर्जी हमारे पास है 1 जूल, है ना। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू E can be written here as kinetic energy plus potential energy. तो E is equal to kinetic energy plus potential energy. अब ये अगर हम लोग किसी एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन अगर हम लोग बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए देखिए मैं आपको एक चीज समझा दूं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी आपके पास ये वाला हो जाएगा मैक्सिमम, मतलब ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे आएगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम होगी मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अब यहाँ पर वापस जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा,
मतलब उसकी टोटल एनर्जी जो है ना वो सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं। अगर हम लोग एयर का रेजिस्टेंस को न गिने तो यहाँ पर 1 उसकी टोटल एनर्जी 1 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, और ये वाला है हमारे पास 1/2 kx²। ठीक है बेटा, ये वाला हो गया हमारे पास 1/2 kx²। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 1 = 1/2, और ये वाला हो गया k की जगह पे हम लोग 0.5 को लिखेंगे, 0.5 × x²। तो ये वाला हो गया हमारे पास 2 / 0.5 = x²। तो ये x² कितना हो गया, ये वाला हो गया 20 / 5, तो x² will be equal to 4, तो x must be equal to ±2 दोनों साइड पे अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ±2 मीटर। क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन को वापस पढ़िए, क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे तो पेंडुलम ऐसे होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हुआ करता है अगर हम लोग एयर के रेजिस्टेंस को निकाल लें तो, है ना। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो ऐसे ये वाला काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में ये वाला कन्वर्जन चलता रहेगा। तो ये वाला 1 = 1/2 into 0.5 into x², तो ये वाला x² = 4 आ गया, तो x must be equal to ±2 मीटर। ओके, सो राइट इट डाउन। तो देखो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.5। अब 6.5 क्या कह रहा है, द केसिंग ऑफ रॉकेट इन अ फ्लाइट बर्न्स ड्यू टू फ्रिक्शन। The casing of a rocket in a flight burns due to friction। ये वाला हमारे पास रॉकेट है ना, ये वाला रॉकेट। अब ये रॉकेट का जो केसिंग है, मतलब बाहर का जो उसका कवर में ये केसिंग जो होता है बाहर का, ये रॉकेट का जो केसिंग होता है, ये केसिंग जो है ये बर्न हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन ये है, at whose expense is the heat energy required for burning is obtained। तो whose expense, अब देखिए रॉकेट तो ऊपर की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ चलता है मतलब यहाँ से गैसेस निकलते हैं, बर्निंग होता है, यहाँ पर ये वाला बर्निंग हो रहा है, तो यहाँ से जो है उसके गैसेस जो है हॉट गैसेस निकलते हैं, हॉट गैसेस निकलते हैं इस डायरेक्शन में, तो रॉकेट को जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको थोड़ा सा फोर्स मिलता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा फोर्स मिलता है। अब ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में उसको लगता है रॉकेट, बिकॉज ऑफ दिस हॉट गैसेस कमिंग आउट ऑफ द बॉटम। यहाँ से जो बाहर निकलते हैं वो गैसेस की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगता है। अब ये फोर्स जो है, और ये फोर्स की वजह से यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है ना, तो एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन उसको लगता है। अब देखिए आपके पास फोर्स ये डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी ये डायरेक्शन में, तो इस फोर्स से जो वर्क हुआ ना, कौन सा फोर्स, जो रॉकेट लगा रहा है, रॉकेट जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स से जो वर्क डन हुआ ना, वो वर्क डन जो है रीअपीयर होता है। व्हाट हैपेंस, इट रीअपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये हीट के फॉर्म में जो है ये यहाँ पर फ्रिक्शन जो लगता है ना, इस वजह से पूरी के पूरी केसिंग जो है वो बर्न हो जाती है ना। हालांकि आप देखोगे यहाँ पर 2-3 लेयर्स लगाए जाते हैं, तो सबसे पहला वाला जो लेयर होता है केसिंग का, वो ऊपर जाने के वक्त खत्म हो जाता है, नीचे आने वाला जो दूसरा केसिंग खत्म होता है, और एक प्रोटेक्टिव बॉल भी लगाया हुआ होता है। मतलब इस तरह का जो है उसका रॉकेट डिजाइनिंग इस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए कि फोर्स जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जो ये रॉकेट को जो है यहाँ पर ये वाला उसको फ्रिक्शन लगेगा, और ये फ्रिक्शन से जो है ये पूरा के पूरा जो है बर्न हो जाएगा। तो एट whose expense, तो एट द एक्सपेंस ऑफ रॉकेट, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एट द एक्सपेंस ऑफ रॉकेट द हीट एनर्जी फॉर बर्निंग इज ऑब्टेन्ड। फिर बी जो है, इस बी को आप देखिए, comets move around the sun in highly elliptical orbits. The gravitational force on the comet due to sun is not normal to the comet's velocity in general. Yet the work done by the gravitational force over the complete orbit of comet is 0 y। देखिए आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन कि सपोज यहाँ पर ये सन है ना, तो सन के आसपास जो ऐसे कॉमेट घूमते हैं, ऐसे हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना।
ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर आप देखोगे तो ये कॉमेट्स घूमते हैं, मतलब एक ही कॉमेट है, इसके मैंने 3-4 अलग अलग पोजीशन बता दी। अब देखोगे यहाँ पर उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, उसको वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, यहाँ तो परपेंडिकुलर है, लेकिन उसको ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लगेगा, उसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है तो यहाँ पर वर्क डन होगा, यहाँ पर भी वर्क डन होगा, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ पर भी वर्क डन होगा। अब ये वर्क डन आपको जो है सपोज नेगेटिव मिला तो ये वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, ये वर्क डन नेगेटिव मिला तो ये वर्क डन आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये सारों का अगर एडिशन करोगे ना, हम लोग वेक्टर एडिशन कर लेंगे, मतलब ये वेक्टर एडिशन तो नहीं, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वर्क डन मिला, ये नेगेटिव मिला, ये पॉजिटिव मिला, यहाँ पर जो वापस नेगेटिव मिला, यहाँ पर पॉजिटिव मिला, ये सारे फोर्सेस का अगर आप लोग एडिशन करेंगे ना तो वो नेट फोर्स जो है आपको 0 मिल जाएगा। हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, आपको पता है कि अगर वर्क डन इस डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, मतलब फोर्स और सॉरी अगर आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में हो और वर्क डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 का एंगल हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 का एंगल हो तो ये वाला वर्क डन हमारे पास 0 हो जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये वाला इलिप्स में भी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, बिकॉज ग्रेविटेशन इज नथिंग बट इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, तो ये वाला कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स हुआ ना तो जितना वर्क डन हमने किया ना उतना वर्क डन हमको वापस मिल जाएगा। तो ये आपके पास जो है फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वर्क डन करेगा तो वो वर्क डन उसको वापस मिल जाएगा, उसके क्लोज लूप बनाएगा तब। तो इन अ क्लोज लूप द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। या तो मैंने आपको समझाया इस तरह से कि यहाँ पर आपको वर्क डन अगर नेगेटिव मिला तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये नेट वर्क डन जो है आपके पास 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी को देखिए। क्वेश्चन नंबर सी, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन very thin atmosphere loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance, however small. Why? Thus its speed increases progressively and as it comes closer and closer to the earth. देखिए यहाँ पर अगर आपके पास ये अर्थ है और अर्थ के आसपास अगर थिन एटमॉस्फेयर में कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट अगर ऑर्बिटिंग करता है, मतलब वो ऐसे घूमता है, तो उसकी यहाँ पर ये अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है, चलिए मैं आपको एक दूसरे तरीके से बता दूं। सच बात तो ये है कि अर्थ के आसपास जो ऑर्बिट भी जो आपके पास सैटेलाइट्स है ना, तो वो सैटेलाइट्स नियरली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इलिप्स भी जो है सर्कल का ही एक पार्ट है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स है वो सारे के सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और अगर किसी सैटेलाइट को भी आपने रख दिया ना वहां पर तो वो सैटेलाइट भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में पहले तो थोड़ा घूमेगा फिर लेकिन वापस उसकी ऑर्बिट जो इलिप्टिकल हो जाएगी। अब जब यहाँ पर ये क्लोजर टू द अर्थ आता है ना तो इसकी स्पीड क्यों बढ़ जाती है ना, इसकी स्पीड इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि ये दूर होता है ना तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इसकी स्पीड जो इस डायरेक्शन में लगेगी, मतलब यहाँ पर आपको नेगेटिव वर्क मिलेगा। ये वाला वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव। अब ये क्लोजर टू द अर्थ आएगा ना तो क्लोजर टू द अर्थ में क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव वर्क डन आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला आपको पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। अब ये पॉजिटिव वर्क डन जो है ना ये इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², तो ये वेलोसिटी भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला क्या हो गया कि अगर कोई ऑर्बिट कोई जो है सैटेलाइट और इलिप्टिकल ऑर्बिट में बहुत दूर चला गया तो इसकी यहाँ पर जो है वर्क डन नेगेटिव होगा, यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और जैसे ही अर्थ के करीब आया तो उसकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी, बिकॉज यहाँ पर आपको वर्क डन हमको पॉजिटिव मिलेगा। ये वाले सारे जो है आप फंडामेंटल्स पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 में ग्रेविटेशन में, है ना, तो ये वाला जो है आपको यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। फिर क्वेश्चन नंबर बी को देखिए। क्वेश्चन नंबर बी को इन फिगर 6.13, चलिए मैं फिगर 6.13
तो इसके अंदर जो है द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 किलोग्राम ऑन हिज हेड इन फिगर he walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over pulley and the mass of 15 kilogram hangs at the other end, in which case the work done is greater. तो चलिए हम लोग जो है उसके क्वेश्चन नंबर डी पर जाते हैं। अगर हम लोग उसके क्वेश्चन नंबर डी पर जाएंगे तो उसमें अगर आप उस पिक्चर को देखोगे तो उस पिक्चर में एक आदमी जो है 2 किलोमीटर वॉक करता है। पहले ऐसे उसको यहां से ऐसे उसको पकड़ के 2 किलोमीटर इतना वॉकिंग करता है, ठीक है। अब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, यहां पर लगेगा, और वो आदमी ने कितना फोर्स लगाया होगा, F जितना फोर्स लगाया होगा। तो वर्क डन इन दिस केस विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बाय द मैन इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसने जितना भी फोर्स लगाया है Fd, है ना, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर t, और ये वाला कितना हो जाएगा cos 90, यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 90। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू वी कैन से 0। तो यहाँ पर वर्क डन जो है हमको 0 मिलेगा। देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़िए। ये आदमी जो है इसको ऐसे उठा के इसको ऐसे चलता है, मतलब ये इसको ऐसे उठा लिया, ऐसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स बाय द मैन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला क्या हो गया Fd इनटू d इनटू cos 0। तो W विल बी इक्वल टू वी कैन से 0। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये वाला आदमी यहाँ पर इसको ऐसे खींचता है ना, और ये वाला खींचता है, मतलब यहाँ पर वो आदमी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। देखिए सेकंड वाली अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, ये वाला, तो ये वाला आदमी जो है, देखिए यहाँ पर ये वाला आदमी इसको खींचता है ना, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये रोप का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, है ना, यहाँ पर इसी डायरेक्शन में रोप का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और 2 किलोमीटर जितना 2 मीटर जितना वो चलता है, 2 मीटर जितना वो चलता है। तो ये वाला जो है टेंशन इसको ये डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन ये डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर टेंशन ट्रांसफर होगा। तो टेंशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, उसका डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। वैसे टेंशन दोनों डायरेक्शन में हम लोग रखेंगे, बट टेंशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर वर्क डन विल बी इक्वल टू T इनटू वी कैन से D। इसका डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर होगा ना, वो 2 मीटर आदमी यहाँ पर चलेगा तो 2 मीटर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये वाला हो जाएगा T बार और D बार, सो ये वाला हो जाएगा TD cos 0, है ना। अब ये TD विल बी इक्वल टू वी कैन से mg, ये वाला हुआ। T की जगह पे हम लोग mg रखेंगे ना, कितना टेंशन क्रिएट होगा, mg जितना ही होगा, और ये D जो है आपके पास 2 और ये आपके पास 1 हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका मास कितना दिया हुआ है, मास 15 किलोग्राम दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास 2 दिया हुआ है। तो ये वाला 15 इंटू वी कैन से 2 नहीं इंटू 10 इंटू वी कैन से 2, है। तो ये वाला कितना आ गया हमारे पास, तो ये वाला हो गया 30 और ये वाला हो गया आपके पास, तो ये वाला हो गया आपके पास 300 जूल, 30 और ये 10 300 जूल। तो इसमें वर्क डन आपके पास ग्रेटर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन को वापस देखिए। The man walks 2 kilometers carrying the mass of 15 kilogram on his hands. In figure 6.32, he walks the same distance by pulling the rope behind him. The rope goes over the pulley and the mass 15 kilogram hangs at the other end, in which case the work done is greater. तो यहाँ पर तो वर्क डन हमारे पास 0, तो ऐसे उठा के जाएगा तो वर्क डन विल बी इक्वल टू वी कैन से 0। लेकिन यहाँ पर वो फोर्स ऐसे लगाएगा, तो ये फोर्स जो है यहाँ पर टेंशन के फॉर्म में क्रिएट होगा, और ये टेंशन जो है इस रोप में भी आ जाएगा। अब टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा, dB ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा TD cos 0। ये वाला कितना रहेगा आपके पास 300 जूल, ये वाला आपके पास वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला हमारे पास 6.5 हो गया। अब आप देखेंगे 6.6, तो ये वाला हमारे पास 6.6 को अगर आप देखोगे यहाँ तो वो क्वेश्चन जो अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है
वो हमारे पास ये है, अगर 6.6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग, या क्वेश्चन नंबर ए, चलिए ए, क्वेश्चन नंबर ए को हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर व्हेन कंजर्वेटिव, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड, व्हेन द कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो बहुत सिंपल, देखिए हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग जो है बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जब कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है, पॉजिटिव वर्क करता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वर्क करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। फोर्स जिस डायरेक्शन में, अगर उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तभी तो पॉजिटिव वर्क होगा ना। तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, है ना, यहाँ पर h2 हाइट पर था, ज्यादा हाइट पर था। अब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स ने उस पर वर्क किया तो हमारा ये कम हाइट पे आ गया। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि हाइट ज्यादा है। हमारे पास U इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, mgh, है ना, तो ये वाला हमारे पास h जो है ज्यादा है, ये h जो है हमारे पास कम है, तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे पास ज्यादा है और ये हमारे पास कम है ना। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उसने पॉजिटिव वर्क किया तो ये हाइट को कम करेगा, हाइट को कम करेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। तो पहले वाले आंसर में क्या हम लोग लिखेंगे, डिक्रीजेस। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन उसको अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है ऑलवेज ऑपोजिट टू द मोशन, और ये ऑपोजिट टू द मोशन लगता है मतलब इस डायरेक्शन में अगर ये ब्लॉक जा रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करेगा। अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। अगर वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी पे भी फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो पोटेंशियल एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट अ फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद सी को देखिए, क्वेश्चन नंबर सी को देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स सम ऑफ इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। अब देखिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं, क्वेश्चन नंबर सी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, सब लोग पढ़िए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम, है ना, तो डेल्टा पी बार बाय डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, है ना। जो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स होगा ना उसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंटरनल फोर्सेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसके मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। अब इसके मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये सारे पार्टिकल्स अंदर अंदर इंटर एटॉमिक या तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगाएंगे। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से इसके मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लोग लगाएंगे ना तो सर्टेनली इसके मोमेंटम पे फर्क पड़ेगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी को देखिए, क्वेश्चन नंबर डी ये है, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट चेंज आफ्टर कोलिजन आर। तो बहुत सिंपल है, देखिए इन इलास्टिक कोलिजन, अच्छा तो इन इलास्टिक कोलिजन, ओके, एंड in an inelastic collision the quantities which do not change after the collision
काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, है ना। टोटल लीनियर मोमेंटम ये नहीं चेंज होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम विल नॉट चेंज। टोटल लीनियर मोमेंटम इनइलास्टिक कोलिजन होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ये भी चेंज नहीं होता। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ये चेंज नहीं होगा, है ना बेटा, तो ये वाला चेंज नहीं होगा। और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू बॉडीज, टोटल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। देखिए टोटल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, है ना। टोटल एनर्जी उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो उसमें काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इनइलास्टिक कोलिजन में हमको लीनियर मोमेंटम ये चेंज नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और टोटल हमारे पास टोटल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो बढ़ेंगे हम लोग 6.7 पर। अब देखिए 6.7 मैं पढ़ता हूँ, सॉरी, हमारे पास स्टेट each of the following statement is true or false, give reasons for your answer। तो देखिए in an elastic collision of two bodies the momentum and energy of the body is conserved। no false, false। क्यों मालूम है? in an elastic collision of two bodies momentum and energy of the system is conserved। उनको क्या बरकरार रखना चाहिए? सिस्टम। ये दो बॉडी है ना, तो ये दो बॉडी के बीच में अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ ना, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा मालूम है? एक बॉडी की हम लोग जो है यहाँ पर एक बॉडी की कोई कंजर्वेशन नहीं होगी, एनर्जी कंजर्वेशन होगी। देखिए पूरी सिस्टम की इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज द मोमेंटम एंड द एनर्जी ऑफ ईच बॉडी, नहीं मोमेंटम और इसका मोमेंटम चेंज होगा, इसका भी मोमेंटम चेंज होगा, इसकी भी एनर्जी चेंज होगी, इसकी भी एनर्जी चेंज होगी, लेकिन पूरी सिस्टम अगर हम लोग गिन लें तो पूरी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ये कंजर्व होगा, और पूरी सिस्टम का जो है हमारे पास एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो अगर उन्होंने कहा है बॉडी के बारे में तो ये गलत है, किसी बॉडी का जो है वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन सिस्टम का जो है लीनियर मोमेंटम और ये एनर्जी चेंज नहीं होगी। उसके बाद देखिए टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर with what an internal and external forces on the body is are present। नहीं, अगर इंटरनल फोर्सेस से तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया ना, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तो उसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा, और एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसकी एनर्जी भी चेंज होगी। सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व no matter what internal and external forces are on the body at present। so answer is totally incorrect। sorry, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये टोटली इनकरेक्ट है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल फोर्सेस आर देयर। एक्सटर्नल को आपको निकालना पड़ेगा, एक्सटर्नल जो है ना, ये वर्ड को अगर आप निकाल दो तो ये पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग सी पर जाएंगे। Work done in a motion of a body over a closed loop is zero for every force in nature। नहीं होगा। देखिए हर कोई भी फोर्स जो है, जैसे फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन में मैंने क्लोज लूप बना दिया, तो क्या टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा? नहीं होगा। टोटल वर्क डन कब जीरो होगा? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में। कंजर्वेटिव फोर्सेस में, कंजर्वेटिव जो फोर्सेस है ना, उसी के अंदर जो है टोटल वर्क डन जो है जीरो हो जाएगा। सो वर्क डन इन अ मोशन ऑन अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप, ये अगर क्लोज लूप बना देता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग जो है ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करके हम लोग इसको यहाँ पर ले गए, तो हमको वर्क देना पड़ेगा, वो वर्क हमको पॉजिटिव देना पड़ेगा, और यही नीचे की तरफ आएगा। अगर हम लोग यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये वर्क जितना हमने किया हमको वापस मिल जाएगा। तो क्लोज लूप बना तो यहाँ पर जो है वर्क डन क्लोज लूप पे जीरो हो जाएगा, लेकिन हर फोर्स में नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में ही आपको मिलेगा। फिर डी देखिए, इन एन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। करेक्ट। ये डी जो है करेक्ट है कि अगर आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, कौन सा कोलिजन हुआ बेटा? इन इलास्टिक कोलिजन,
तो इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर ये इसकी जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी ना वो ग्रेटर होगी फाइनल से। अब ये जो आपके पास Kf माइनस Ki मतलब ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो हुआ ना वो कहाँ पर चला जाएगा, वो चला जाएगा आपके पास चेंज करने में। क्या चेंज करने में चला जाएगा, तो वो चला जाएगा चेंज करने में आपके पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में ये पूरा के पूरा काइनेटिक एनर्जी का चेंज चला जाएगा। मतलब इसका शेप चेंज होगा, है ना, ये इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप चेंज हुआ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास चेंज होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज इट इज द एनर्जी possessed by any object due to its shape or position। तो इसका शेप चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी चेंज हो जाएगी। तो फाइनल जो है डी है वो करेक्ट है कि जिसके अंदर इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है और इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज लेस होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6.8 पर जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आंसर केयरफुली विथ रीजंस। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड balls, the total kinetic energy conserved during the short time of the collision of the balls when they are in contact. In an elastic collision of two billiard balls, is the total kinetic energy conserved? नहीं होती। हाँ, ये बहुत बढ़िया जो है हमारे पास देखिए, अगर ये वाला जो है क्वेश्चन पढ़िए, अगर ये वाला जो है दोनों का इलास्टिक कोलिजन हुआ ना तो ये क्या होगा हल में, अगर कोलिजन के टाइम पे शॉर्ट टाइम पे ये दोनों का शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मतलब क्या, इसका जो ओरिजिनल शेप है ना ये दोनों टकराएंगे, दिस टू बिलियर्ड बॉल्स ये दोनों टकराएंगे तो इसके ओरिजिनल शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वापस शॉर्ट टाइम के बाद ये सारी के सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए के अंदर कि अगर दो बिलियर्ड बॉल अगर हम लोग जो है टकराते तो ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन यहाँ पर दोनों का शेप चेंज होगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से वापस काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर ए आपके पास है। तो यहाँ पर देखिए, इन एन इलास्टिक collision of two billiard balls, is the total kinetic energy conserved during the short time of collision of the balls? No. No. During the short time of collision, the kinetic energy, some of the kinetic energy will get converted into potential energy, and after that, the potential energy will convert back or will be transformed back into the potential energy. फिर is the total linear momentum conserved during the short period of elastic collision of the two billiard balls? Yes, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, थोड़ा सा भी जो है लीनियर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व होगा। फिर व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी इन इलास्टिक फॉर एन इन इलास्टिक कोलिजन? तो ये दोनों जो है सेम रहेंगे, नहीं ये आंसर ए जो है ये आंसर बी तो सेम रहेगा, है ना। तो व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी इन इलास्टिक कोलिजन? तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में इन इलास्टिक कोलिजन में कन्वर्ट नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर सी है ना, उसके अंदर आपके पास ऐसा लिखना पड़ेगा, आंसर ए विल चेंज बट आंसर बी विल रिमेन द सेम, है ना। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर दो बॉल टकराती तो इसके अंदर जो है इनइलास्टिक कोलिजन में तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, अब पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी जो है वो देखिए, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक? If the potential energy of the two billiard balls depends only on the separation between their centers, तो अगर ये सेंटर्स पे अगर सेपरेशन डिपेंड करता है तो ये कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ना, अगर क्वेश्चन जो है
पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में अगर सेपरेशन पर डिपेंड करती है, मतलब U इज इक्वल टू 1/2 kx पर, ये x के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये वाला तो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और कंजर्वेटिव फोर्स से जो भी कोलिजन होगा वो ऑलवेज इलास्टिक इन नेचर होगा। ये वाला क्या हो जाएगा, इलास्टिक इन नेचर। इसके बारे में भी हम लोग आगे स्प्रिंग के फोर्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में आता है। तो हम लोग आज इतना ही रखते बेटा, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।